कौन सही है? संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, माने प्रायोरिटी। नेहरू, पटेल, पट्टाभी, सीतारमैया की सदस्यता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। है? डी। ठीक है, ये डी इसका सही है। ठीक, इसके बाद इनके बाद फिर फजल अली कमीशन आया है और उसका काम ही था कि अब राज्यों को जो है भाषा के आधार पर ही रीऑर्गेनाइजेशन करना है। तो अब आप जो है उसके लिए कोई फॉर्मूला बताइए। तो उसको तो काम ही करना था, भाषा के आधार पर ही उसको क्लासिफिकेशन या जो है रीऑर्गेनाइजेशन करना था। ज्यादा दिमाग में लगाना, ज्यादा सर से बोल नहीं पता चलता सब दिनों में हो गया। हो गया? हो गया, मिटा दें। क्या हो गया? हाँ हाँ हाँ, है? अरे वो मैसेज कर दिया बहुत दूर कुछ तैयार नहीं करती ना, या तो गलत तरीके से वो कहते हैं नोट्स दे दो, मना कर दो। अरे क्यों पूछना है कि क्या करते हो ये कॉल करेंगे वो हाँ, वो तो आ क्यों नहीं रहा है? उसको समय नहीं मिल रहा होगा, हमें लगता है। नहीं देख, तो देख, नहीं तो उसमें नोट्स दे, तो नोट्स तो हमने कहा था ना कि नोट्स ले लेना, कहा था, क्योंकि तुम सबसे पुरानी हो। हिस्ट्री के नोट्स, हिस्ट्री के नोट्स दिए आपने? अच्छा, हिस्ट्री के बारे में हमने तो पॉलिटिक्स के बारे में कहा था कि पॉलिटिक्स के नोट्स दे देना उसे। अच्छा, तो जिसके नोट्स मांगे दे दीजिए, उसमें क्या, नोट्स जिसके मांगे दे दीजिए। तो उसको कहीं जॉब कर रहा है, उसको जो समय नहीं मिल रहा है ना, जॉब कर रहा, समय नहीं मिल रहा था। अगर नोट्स भाई, अगर मान लीजिए नहीं तो नहीं, नोट्स देने में क्या बुराई है भाई?
भाई देखिए, नोट्स आपके पास सारे नोट्स हैं ना, आपके पास सारे नोट्स नहीं है, इनके पास इंग्लिश में नोट्स हैं, तो आप ही इसमें अवेलेबल है जो आप नोट्स दे सकती हैं, और तो कोई दे नहीं पाएगा। अगर नोट्स जो है पूरे इनके पास होते तो ये दे देती। अच्छा चलिए आगे बढ़िए। अनुच्छेद 340 के बारे में बता रहे थे कि अनुच्छेद 340 जो है पिछड़ा वर्ग आयोग की व्यवस्था देता है, और ये राष्ट्रपति को इस बात का अधिकार होता है कि वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 340 के अंतर्गत गठित करें, अपॉइंट करें। इस आयोग का काम ये होता है कि पिछड़े वर्गों की दशाओं में, उनकी स्थितियों में ये जो है जांच करता है, और जांच करने के बाद अपनी संस्तुति राष्ट्रपति को देता है, उसको राष्ट्रपति उस पर आगे कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा अभी तक जो है हमने आपको बताया था कि 2 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। एक तो 1953 में किया गया था काका कालेलकर आयोग, उसके बाद जो है 1979 में किया गया था बीपी मंडल आयोग, जिसको कहते हैं सेकंड जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है 1979 में किया गया था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग। उसमें भारत सरकार थी मोरारजी देसाई की। आपको ये बात याद रखनी है कि मोरारजी देसाई की सरकार भारत में पहली, केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार है। स्वतंत्रता के बाद से निरंतर केंद्र में कांग्रेसी सरकार ही बन रही थी। 1977 में पहली बार जो है गैर कांग्रेसी जनता पार्टी सरकार अस्तित्व में आई थी केंद्र में, और जिसके नेता, जिसके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई सरकार के समय में दूसरा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, सेकंड नेशनल कमीशन फॉर फॉर बैकवर्ड क्लासेस अपॉइंट किया गया था, और उसमें उसको मंडल कमीशन कहा जाता है क्योंकि उसके अध्यक्ष जो है बीपी मंडल थे। और उन्हीं ने जो मंडल कमीशन था उसी की ये संस्तुति थी, उसी का रिकमेंडेशन था कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। ठीक, और ये संस्तुति करने में इस बात का ध्यान रखा गया था कि आरक्षण की जो ऊपरी सीमा है कभी 50% को पार ना कर पाए, क्योंकि उसमें तक जो है 22% आरक्षण उनको मिल रहा था, एससी को 60% आरक्षण मिल रहा था, एसटी को। ठीक, तो इनको कहा गया कि आप अब जो पिछड़ा वर्ग बचा है ओबीसी, उसको आप जो है 27% दे दीजिए। ध्यान इस बात का रखा गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पहले आ चुका था कि आरक्षण की सीमा कभी भी 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। माने 100 सीटें हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप जो है आरक्षित रिजर्व सीटें रखोगे 50, ताकि मेरिट का भी सम्मान किया जाए। ऐसा ना सब जो है वहां पर जो है रिजर्व कैंडिडेट ही आ जाए, और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं या जो अच्छे कंप्यूटर हैं, जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, उनको अब बाहर कर दिया आपने। इसलिए जो 50% सीट तो जो है आपको जो ऑन मेरिट ही भरनी पड़ेगी, और जो आप रिजर्वेशन दे रहे हो उसकी एक लिमिट है, 50% से वो ऊपर ना जा पाए। उस बात का ध्यान रखते हुए 27% आरक्षण की व्यवस्था ओबीसी के लिए की गई थी। ठीक, बाद में क्या हुआ कि 1993 में संसद ने कानून बनाया, और कानून बना के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है सृजन कर दिया, और 2018 में 102वां संविधान संशोधन 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें यह व्यवस्था कर दी गई जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, जिसका गठन 1993 में संसद में कानून बना के किया गया था, अब उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। तो एक नया आर्टिकल संविधान में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, अनुच्छेद 338 खा, आर्टिकल 338 उसके अंतर्गत जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की व्यवस्था कर दी गई। ठीक, इसी बात को हम आपको लिखाएंगे। तो देखिए क्या क्या चीजें आपको यहां पर नोट करनी है, उसको आप ध्यान दीजिए। जो प्रथम
पिछड़ा वर्ग आयोग प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो है कब आया था? 1953 में। किसकी अध्यक्षता में था? इसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर। ठीक, फिर जो सेकंड, फिर द्वितीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं। दूसरा जैसे जैसे और कौन कौन है? अच्छा, बस हम ही पिछड़े नहीं है। हालांकि मेरिट सेम जाती है लगभग, ओबीसी की और जनरल की मेरिट में ज्यादा अंतर नहीं है, सेम है। हाँ, तो उसका कोई हमें लगता नहीं कोई बेनिफिट नहीं। अब ज्यादातर क्या कर दिया गया है कि जैसे कि एससी फॉर्म वगैरह भरते तो ऐसे जाके बढ़ा दी गई फॉर्म वगैरह। नहीं, फीस तो कम होगी, जनरल से फीस आपकी कम होगी। ओबीसी को जनरल पेपर में बराबर करना और एससी एसटी की जो एग्जाम है थोड़ी सी बढ़ा। अभी जब हमने पिछले साल एनडीए का फॉर्म भरा था तो उसमें जो जनरल ओबीसी की थी तो वो एक सेम फीस थी, फीस जो थी वो सेम थी। और एससी एसटी वालों की मतलब जो पहले कम थी अब थोड़ी सी बढ़ गई। ये हो रहा है, ये सीन हो रहा है कि इससे आप बराबर हो जाए। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसका गठन किया गया था 1979 में, और इसका जो अध्यक्ष था वो थे बीपी मंडल। ये जो गठन किया जाता है, आपको ये याद रखना है, ये जो गठन किया जाता है ये गठन राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करते हैं। तो उसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? ये आर्टिकल 340 के तहत इनका गठन किया जाता है। और किनके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा गठित। ठीक, इसका क्या किया गया? 1993 में एक कानून बनाया संसद ने, और कानून बना के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया। अब ये बराबर काम करेगा। जिसे मानवाधिकार आयोग का गठन कर दिया गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कर दिया गया है, ऐसे 1993 में संसद के कानून के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। 1993 में क्या हुआ? संसद के अधिनियम द्वारा नहीं, ये तो अपने अपना इसने काम किया, काम करके खत्म हो गया ये। अब जो है संसद ने गठित कर दिया, अब अपनी एक परमानेंट बॉडी बनी रहेगी। ठीक, संसद अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया गया। अब जो संसद को ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी माने जब किसी संस्था को, किसी निकाय को, किसी बॉडी को हम संसद में कानून बनाकर सृजित करते हैं, उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, माने सांविधिक निकाय। जैसे जो है आपका नीति आयोग है, नीति आयोग को संसद ने कानून बना के तैयार नहीं किया है, तो नीति आयोग एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक, तो अभी तक ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था, ये अनुच्छेद 340 के तहत नहीं, अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन था ये, क्योंकि अनुच्छेद 340 तक इसका गठन किया जाता था, तो साथ में ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। दो हजार अठारह को 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पारित किया गया। 2018 को 102nd अमेंडमेंट, पारित किया गया और संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। वो नया अनुच्छेद था
38B। ये अनुच्छेद एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया, एक आर्टिकल जो संविधान में डाला गया। ये बताता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अब इसको एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अभी तक संविधान में जो है नहीं, पहले पहले जो है अनुच्छेद 340 तक राष्ट्रपति को अधिकार था, यदि वो चाहे तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करे, पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए, उनकी दशाओं की जांच करने के लिए। ठीक, पहले इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। अनुच्छेद 340 के तहत, अभी हमने आपको कहा था कि संवैधानिक दर्जा दिया गया था, थोड़ा गलत कर दिया था। पहले उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया था कि पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए, पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच करने के लिए, उनकी कंडीशंस क्या उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करे। तो ऐसे दो बार किया गया था। एक बार जो है 1953 किया गया था काका कालेलकर आयोग, जिसको हम प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं, तब कांग्रेस की सरकार थी। दूसरी बार किया गया था 1959 में, जिसको हम कहते हैं दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, या जिसको मंडल आयोग कहते हैं। फिर जो है 1993 में संसद ने कानून बना के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक परमानेंट बॉडी गठित कर दी, और इसी बॉडी को 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमने संवैधानिक दर्जा दे दिया। संवैधानिक दर्जा कब दिया जाएगा? जब संविधान में संशोधन करके एक अनुच्छेद रखा जाएगा, उस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की व्यवस्था की जाएगी। तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 2018 में, और संविधान में एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया, एक नया आर्टिकल ऐड किया गया। वो आर्टिकल था 338B। उसमें जो है व्यवस्था कर दी गई राष्ट्रीय, पहले समझ लीजिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अब आर्टिकल, तो अभी देखो यहां पर क्या था, यहां पर स्टैट्यूटरी बॉडी था। 2018 के बाद से अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया है। इसके पहले 2018 से पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था, ये एक सिर्फ स्टैट्यूटरी बॉडी था। स्टैट्यूटरी बॉडी कोई चीज कब बनती है? जब संसद या विधानसभा कानून बना के किसी संस्था को गठित करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। और अगर संविधान के किसी अनुच्छेद में उसकी व्यवस्था की गई है तो हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे नीति आयोग है, संविधान के किसी आर्टिकल में नीति आयोग की कोई व्यवस्था नहीं है, तो नीति आयोग एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। फिर देखिए, नीति आयोग के सृजन में, नीति आयोग के गठन में कोई भी संसद के द्वारा कानून नहीं बनाया गया, किसी विधानसभा के द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया, अर्थात ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी है। सार यह है कि नीति आयोग नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, नीति आयोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हिंदी में कहें तो नीति आयोग गैर सांविधिक संस्था है, नीति आयोग गैर संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2018 से एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338 प्रोवाइड फॉर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। संविधान का अनुच्छेद 338 खा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की व्यवस्था देता है, इसलिए जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आज संवैधानिक संस्था है। इसको संवैधानिक रूप दिया गया है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 के द्वारा। उसके पहले क्योंकि संसद ने कानून बनाकर उसको गठित कर दिया गया था, उसके पहले ये सिर्फ स्टैट्यूटरी बॉडी था। ठीक,
हो गया। अब देखिए ये आयोग करता क्या है कि जो किसी राज्य में किनको हम पिछड़ा वर्ग माने, किस जाति को हम पिछड़े वर्ग में शामिल करें, इस पर ये जो है स्टडी करता है और उसके बाद अपनी संस्तुति, अपना रिकमेंडेशन जो राष्ट्रपति को देता है। अब राष्ट्रपति अगर इसकी संस्तुति को स्वीकार कर लेंगे फिर राष्ट्रपति इस बात को बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जातियां पिछड़ा वर्ग में शामिल की जाती हैं, या मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जातियां पिछड़ा वर्ग में शामिल की जाती हैं, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कौन जाति पिछड़ा वर्ग में आएगी। ठीक, तो किसी राज्य में या किसी यूटी में, किसी यूनियन टेरिटरी में किसी जाति को पिछड़े वर्ग में शामिल करने का जो अंतिम अधिकार है वो है राष्ट्रपति के पास। मगर राष्ट्रपति जो है ये चीज तब बताएगा जब राष्ट्रपति को यहां से रिकमेंडेशन भेजी जाएगी। ठीक, तो ये आयोग जो है राष्ट्रपति को रिकमेंड करता है कि उत्तर प्रदेश में इन इन जातियों को पिछड़े वर्ग में आप शामिल कर लीजिए, या मध्य प्रदेश में इन इन जातियों को आप पिछड़े वर्ग में शामिल कर लीजिए। अब शामिल इनके कहने वाले से शामिल नहीं होगी। अभी राष्ट्रपति जब उसको एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ इनको हम पिछड़ा वर्ग मानते हैं, तो राष्ट्रपति इसको नोटिफाई करेगा, इसकी अधिसूचना जारी करेगा, इसको स्पेसिफाई करेगा कि उत्तर प्रदेश में ये जातियां जो है पिछड़े वर्ग में शामिल कर ली गई हैं। तो किसी जाति को, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किसी जाति को पिछड़े वर्ग में शामिल करने का जो अंतिम अधिकार है राष्ट्रपति के पास है। ठीक, हाँ, लेकिन राष्ट्रपति खुद मना करता है। राष्ट्रपति वो काम करता है जो कैबिनेट कहती है। हम कहते हैं राष्ट्रपति करेगा, तो राष्ट्रपति के नाम की मोहर लगाई जा रही है। अब कैबिनेट कह रही है नहीं हम इसको पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं करेंगे, तो राष्ट्रपति इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन आपका आंसर क्या होगा? आंसर ये होगा किसी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में किसी जाति को उस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में पिछड़े वर्ग में शामिल करने का अंतिम अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ठीक, अंतिम रूप से राष्ट्रपति का निर्णय होता है कि किसको जो है पिछड़े वर्ग में शामिल करें। और राष्ट्रपति का निर्णय, अगर संसदीय लोकतंत्र है तो संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति का निर्णय का अर्थ होता है कैबिनेट का निर्णय। ठीक, तो लिख लीजिए इस आयोग की संस्तुति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन बाय दिस कमीशन, इस आयोग की संस्तुति, इस आयोग की संस्तुति के आधार पर, इस आयोग की संस्तुति, इस आयोग की संस्तुति के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हाँ उसको संघ राज्य क्षेत्र कहते हैं, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, हिंदी में आपको वहां पर एग्जाम में संघ राज्य क्षेत्र मिलेगा हिंदी में, अंग्रेजी में यूनियन टेरिटरी मिलेगा, मगर बोलचाल में कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, हाँ तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ तो उसको संघ राज्य क्षेत्र कहते हैं। किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी जाति को, किसी राज्य को, जाति को पिछड़े वर्ग के अंतर्गत, पिछड़े वर्ग के अंतर्गत निर्दिष्ट किया जाता है। पिछड़े वर्ग के अंतर्गत निर्दिष्ट किया जाता है। क्या दिक्कत है कोई? क्षेत्र में किसी जाति को पिछड़े वर्ग के अंतर्गत, पिछड़े वर्ग के अंतर्गत
निर्दिष्ट किया जाता है। निर्दिष्ट माने स्पेसिफाई। द प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई एनी कास्ट under the list of backward classes on the recommendation of this commission। specify माने उसको सूचित किया जाता है, उसको बताया जाता है, उसकी घोषणा की जाती है, उसको निर्देशित किया जाता है कि ये जो है पिछड़ा वर्ग है। ठीक, पैरा चेंज करके लिखिए। नहीं, संविधान में लिखा है, अनुच्छेद 338 में बात कही गई है कि जो है ये काम ये संस्तुति राष्ट्रपति करेगा, फिर राष्ट्रपति उसको जो स्पेसिफाई करेगा। ठीक, लिखिए नोट, NOTE नोट। किसी जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का अंतिम अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसी जाति को पिछड़ा वर्ग घोषित करने का या पिछड़ा वर्ग के रूप में स्वीकृत करने का या पिछड़ा वर्ग के रूप में स्वीकृत करने का अंतिम अधिकार राष्ट्रपति को है। अंतिम अधिकार राष्ट्रपति को है। देखिए, जब हम कहते हैं राष्ट्रपति को है तो आप कभी इस भ्रम मत रहिएगा कि वास्तव में राष्ट्रपति स्वविवेक से या स्वतंत्र रूप से ऐसा निर्णय करता है। संसदीय लोकतंत्र के कारण जो है राष्ट्रपति जो भी काम करते हैं वो जो है कैबिनेट के परामर्श पर करते हैं। संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति की स्थिति लगभग रबड़ स्टैंप की तरह होती है। ठीक, ये अलग बात है जब मेंस में आप कोई प्रश्न लिखेंगे तो आपको वहां पर यह बात साबित करनी होगी कि राष्ट्रपति पूरी तरीके से रबड़ स्टैंप नहीं है। कई मामलों में राष्ट्रपति स्वविवेक से निर्णय करता है, वो जो है कैबिनेट के परामर्श से काम नहीं करता है। तो राष्ट्रपति एग्जैक्टली रबड़ स्टैंप नहीं है। तो वहां पर इस प्रकार से आप लिखेंगे, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, राष्ट्रपति जो है रबड़ स्टैंप होता है, जिस संसदीय लोकतंत्र में होता है। संसदीय लोकतंत्र की ये एक फीचर है, ये संसदीय लोकतंत्र का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, अब आते हैं अनुच्छेद 16 पे। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन में अवसर की समता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन में माने सरकारी नौकरियों में। लोक नियोजन का अर्थ है सरकारी नौकरियों में। अवसर की समता, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। है? हाँ, देखिए हमने अनुच्छेद 15 में ये देखा, अनुच्छेद 15 में जो है हमने ये देखा कि सामाजिक क्षेत्र में जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन जिनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है उनके साथ कुछ विशेष रियायत की गई है। अनुच्छेद 15 में जो आरक्षण दिया जा रहा है, रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है, ये कहां दिया जा रहा है? अनुच्छेद 15 में अगर देखें तो महिलाओं को दिया जा रहा है, बच्चों को दिया जा रहा है, SC ST OBC सबको दिया जा रहा है।
मगर ये आरक्षण, इनमें से अनुच्छेद 15 का कोई भी आरक्षण नौकरी में नहीं दिया जा रहा है, शिक्षा में दिया जा रहा है, एडमिशन में दिया जा रहा है। आप शिक्षा में, आप स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, वहां पर आपको जो है रिजर्वेशन दिया जा रहा है। आपको फीस में दिया जा रहा है, में रियायत की जा रही है। तो अनुच्छेद 15 में जो आरक्षण है वो किसमें दिया जा रहा है? शिक्षा में। इसके अलावा देखिए स्थानीय निकायों में दिया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को जो है आरक्षण दिया जा रहा है। हालांकि स्थानीय निकाय के लिए जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था है संविधान के भाग 9 में, ठीक। तो वहां पर आर्टिस्ट हैं, वहां के संविधान के भाग 9 में जो आर्टिस्ट हैं जो बता रहे हैं कि महिलाओं को जो 33% आरक्षण दिया जाएगा, या SC ST OBC को क्या आरक्षण दिया जाएगा, वहां पर आर्टिस्ट हैं। मगर जो आरक्षण दिया जा रहा है उसका जो है अनुच्छेद 15 से जो है साम्य है। अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है कि महिलाओं के साथ विशेष उपबंध किया जा सकता है। स्थानीय निकायों में हमने इनको दोनों को आरक्षण दिया है। अनुच्छेद 16 में जो आरक्षण दिया जा रहा है वो जो है किसमें दिया जा रहा है? सरकारी नौकरी में। इस डिफरेंस को आप समझिएगा। अनुच्छेद 15 में जो आरक्षण दिया जा रहा है वो शिक्षा में दिया जा रहा है। आप एडमिशन, आप स्टूडेंट हो, आप प्रवेश लेना चाहते हो किसी कॉलेज में, कोई स्टूडेंट प्रवेश चाहता है, वहां पर अगर वो EWS का है, OBC का है, SC कैंडिडेट है, ST कैंडिडेट है, एडमिशन को आरक्षण दिया जाएगा। मगर उसी कॉलेज में कोई पढ़ाना चाहता है, वहां TGT की कोई वैकेंसी आई है, PGT की कोई वैकेंसी आई है, तो नौकरी करने जा रहा है, पढ़ने नहीं जा रहा है, तो अब उसको भी आरक्षण दिया जाएगा। उसको आरक्षण जो है अनुच्छेद 16 में दिया जाएगा। समझ आ रही? एक कॉलेज है, वहां एक बच्चा पढ़ने आ रहा है, तो उसको रिजर्वेशन अगर दिया जा रहा है एडमिशन में, तो अनुच्छेद 15 काम कर रहा है। या उसको फीस में कंसेशन दिया जा रहा है, तो अनुच्छेद 15 काम कर रहा है। उसी कॉलेज में मिस्टर X जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, वहां पर कोई वैकेंसी आई है, उसको उन्होंने फिलअप किया है और वो जॉब चाहते हैं, तो अगर वहां पर उनको नौकरी दी जा रही है और रिजर्वेशन से दी जा रही है, तो वहां पर कौन सा अनुच्छेद एप्लीकेबल होगा? 16, ठीक। एक आरक्षण दिया जाता है संसद में जो है SC और ST को, संसद में जो सांसद होते हैं, होता है ये जो है आरक्षित सीट है, यहां से कोई SC कैंडिडेट ही चुनाव में लड़ेगा। अभी इसमें महिलाओं का आरक्षण नहीं दिया, संसद में अभी महिलाओं का आरक्षण नहीं है। हाँ, महिलाओं को आरक्षण जो अभी जो दिया जा रहा है ये निकायों में, स्थानीय निकायों में, लोकल बॉडीज में, जैसे आपके सभासद के चुनाव होंगे, जिसको कहते हैं पार्षद के चुनाव हो रहे हैं, नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, नगर पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, विधान ग्राम सभा के चुनाव हो रहे हैं, वो जो जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, वहां पर इनको सीटें को आरक्षण किया गया है। अभी उनको विधानसभा की सीटों में आरक्षण नहीं दिया गया है, लोकसभा की सीटों में आरक्षण नहीं दिया गया है। तो एक आरक्षण वहां दिया जाता है जब आप लोकसभा की सीटें होती है, जहां सांसद चुनते हैं, वहां पर SC और ST को आरक्षण दिया गया है। विधानसभा के चुनाव होते हैं, जैसे यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हुआ और योगी मंत्रिमंडल बना, विधायक बने, यहां पर आरक्षण दिया जा रहा है, SC और ST को दिया जा रहा है, महिलाओं को भी नहीं दिया जा रहा है, ठीक। तो जो लोकसभा और विधानसभा में चुनाव होते हैं वहां पर भी आरक्षण दिया जाता है। वो ना तो 15 में दिया जा रहा है ना 16 में दिया जा रहा है। हाँ, तो बताओ बताओ। जो आरक्षण वो भी इलेक्ट होके आते हैं। आरक्षण का होता है कि मान ली इस सीट से सिर्फ SC कैंडिडेट ही खड़ी होंगे, कोई जनरल कैंडिडेट यहां से जो यहां से चुनाव नहीं लड़ सकता। मान लीजिए ये कानपुर सीट है, सपोज कानपुर सीट है, कानपुर सीट से जो है एक सांसद चुना जाना है, और ये कर दिया गया कानपुर सीट जो है रिजर्व है फॉर वुमेन। तो अब कोई लेडी ही खड़ी होगी, कोई जेंट्स खड़ा नहीं किया जाएगा, ठीक। ये है, लेकिन वो भी चुनाव लड़ेगी ना, कई लेडी आएंगे वहां पर खड़ी होने, उनके भी चुनाव होगा ना, ठीक। ये चीज ये चीज तो पता करो, तो आप अब मान लीजिए कोई नॉर्मल कैंडिडेट है, वहां पर जो ये नहीं कि यहाँ पर ये महिलाओं के लिए है, तो वहां तो कोई भी खड़ा हो सकता है,
वहां कोई महिला भी खड़ी हो सकती है, कोई पुरुष हो सकता है, कोई एससी हो सकता है, कोई एसटी हो सकता है, कोई हो सकता है। लेकिन जो सीट रिजर्व कर दी जाती है तो वहां पर वही कैंडिडेट खड़ी होगा। सपोज मान लीजिए ये रिजर्व कर दिया गया कि इस एरिया से एसटी कैंडिडेट ही चुनाव लड़ेगा, सिर्फ एसटी कैंडिडेट ही वहां नामांकन कराएंगे उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए, ताकि उनको अभी सर हो रहा है, जब इलेक्शन होने वाले हैं तो अभी बात चर्चा चल रही है कि इतनी सीटें फीमेल को दी जाएगी, सब चल रही है। तो मेरे बात होती है तो मेरी मोहल्ले की तरफ में कुछ लेडीज जो है वो नाम लग करवा के सब खड़ी हो रही है। तो देखिए अनुच्छेद 15 जो शिक्षा में आरक्षण दे रहा है, नौकरी में नहीं दे रहा है। नौकरी में आरक्षण इसमें दिया जा रहा है, और विधानसभा और लोकसभा में जो आरक्षण दिया जाता है उसके लिए अलग आर्टिकल है। एक है आर्टिकल 330, यहां पर जो है विधानसभाओं में, यहां विधानसभाओं में जो है विधानसभा में एससी और एसटी इनको आरक्षण दिया जाता है, नहीं ओबीसी को नहीं है। और एक आर्टिकल है, सॉरी ये विधानसभा में नहीं है, ये लोकसभा में है, 330 में जो है लोकसभा में। लोकसभा आप लोग जानते कि नहीं जानते हैं? नहीं जानते तो आगे पढ़ाएंगे। और जो है एक है आर्टिकल 332, इसमें क्या है, इसमें विधानसभाओं में है, विधानसभाओं में एससी और एसटी का आरक्षण। ठीक, ये इसलिए बता रहा है कि यहां अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं वहां पर कोई आरक्षण नहीं है, विधान वहां पर भी कोई आरक्षण नहीं है। ये आपने अच्छा किया, माने आप दिमाग लगा रही हैं, ये अच्छी बात है। हम ज्यादा इसलिए नहीं बता रहे थे कि ज्यादा बताने से कंफ्यूजन पैदा होने लगता है, तो हमने इस चीज को हाँ नहीं हमने इसको इसलिए छुपा दिया था। लेकिन अब आपने पूछा है तो आप जानिए कि उच्च सदन में रिजर्वेशन नहीं है, हाँ लोअर चैम्बर में है, लोअर हाउस में है। तो जो है विधानसभा में एससी और एसटी को है, ओबीसी को नहीं है। लोकसभा में एससी एसटी को है, ओबीसी को नहीं है। और राज्यसभा में तो किसी को नहीं है। विधानसभा से ऊपर का सदन होता है, हर जगह नहीं होता है, कहीं कहीं होता है, विधान परिषद, वहां किसी को नहीं है। तो आरक्षण की इस 3 कैटेगरी में आपको देखना है। एक तो वो आरक्षण जो हमको शिक्षा में दिया जा रहा है, नौकरी में दिया जा रहा है, या फीस में हम एसटी एसटी ओबीसी साथ रियायत करते हैं, ये इसके लिए अनुच्छेद 15 बना हुआ है। ऐसे नहीं होता है, विधान परिषद का कोई ऐसा विशेष महत्व नहीं है। जहां है भी, जहां विधान परिषद है भी तो है उनका, जहां है भी वहां उनका कोई रोल है नहीं, बस वो ऐसे बनी है। यूपी में है, इसमें भारत के 7 राज्यों में जो है विधान परिषदें काम कर रही हैं। जब वहां पर जो है, जब वहां पर आएंगे तो बताएंगे, ठीक है। जैसे राज्यसभा होता है केंद्र में, लोकसभा, ऐसे राज्य में जो है विधानसभा होती है और ऊपरी सदन विधान परिषद होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। राज्य विधान मंडल में विधानसभा है और विधान परिषद है। ठीक, तो इस बात पर ध्यान दीजिए जो हम बताना चाह रहे हैं कि अनुच्छेद 15 में जो है आरक्षण दिया गया है शिक्षा में और सामाजिक क्षेत्र में। अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरी में आरक्षण है, और संसद में या विधानसभा में जो आरक्षण है वो अलग है। वो तो ना 15 में है ना 16 में है, वो आरक्षण है अनुच्छेद 330 और 332 में। 330 में लोकसभा में है और 332 में विधानसभा में। अब यहां पर जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ये व्यवस्था की गई थी सिर्फ 10 साल के लिए। कहा गया था 10 साल के बाद समीक्षा की जाएगी और जो समझेगा तो आरक्षण हटा लिया जाएगा। ये इसका हम लोग को पता नहीं है, भूल चुके। हाँ वहां सब आएंगे, वहां सब आएंगे। जब आएंगे तो इसको हम देख के बताएंगे आपको, ठीक है। यूं बताएंगे गलत हो जाएगा। तो
यहां पर जो आरक्षण दिया गया था ये 10 साल के लिए दिया गया था, और जिसे 10 साल पूरा होता है इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं, तो यहां बराबर बढ़ाया जा रहा है। मगर यहां पर 10 साल के लिए नहीं दिया गया है, यहां दिया गया है, कोई ये नहीं बताया कितने साल के लिए दे रहे हैं, ठीक। और यहां भी दिया गया है, ये बात समझ आ गई। इसको एक बॉक्स में जो है आप लोग नोट कर लीजिए, ताकि है खत्म किया जा सकता है। हाँ, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि आरक्षण जो है हमारा मूल अधिकार नहीं है। इस संसद में कानून बना किया जाता है। जो जो यहां पर किसी वर्ग, किसी को हम जो है पिछड़ा वर्ग में शामिल करेंगे तो राष्ट्रपति करता है, किसको कितना आरक्षण दिया जाए, क्या किया, सब चीजें सरकार तय करती है। हाँ, उसके के लिए कानून बनता है, कानून बना के ही कोई चीज की जाती है। इसको नोट करके एक बॉक्स में जो है बंद कर लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति पावरफुल नहीं होता है, तो रबर स्टैंप है। राष्ट्रपति को पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा सारी शक्ति इन्हीं के पास है। अब मतलब एक बार प्रेसिडेंट पढ़ा था, प्रेसिडेंट हमने पढ़ा था क्लास 6 में, 7 6 में पढ़ा था, तो ऐसा लगता है सबसे इंडिया का पावरफुल वही है, और पर से ऐसा लग रहा है पावर की नहीं है। ऐसा क्या था हाई स्कूल में फेडरलिज्म है चैप्टर, उसमें पढ़ा। फेडरलिज्म जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। संघवाद, अरे हाई स्कूल में है, हाई स्कूल की एनसीईआरटी देखो उसमें। लेजिस्लेटिव असेंबली, मिटा रहे थे। देखिए, अनुच्छेद 14 बताता है कि हर कोई कानून के सामने समान है। अनुच्छेद 14 को ही पर्टिकुलर जो है फील्ड में जो है अप्लाई किया जा रहा है अनुच्छेद 15 के द्वारा। अनुच्छेद 15 क्या है? अनुच्छेद 14 का एक पर्टिकुलर केस है। अनुच्छेद कहता है कानून के आगे हर कोई समान है। अनुच्छेद 15 कहता है कि सामाजिक समानता की बात कर रहा है, कि हर किसी के साथ सामाजिक समानता की जा रही है, और जो समाज में पीछे रह गए उनके साथ सामाजिक न्याय किया जाएगा। न्याय कैसे कर रहे हैं? हम उनके साथ जो है कहीं आर्थिक रियायत करते हैं, फीस में कंसेशन कर देते हैं, उनको जो है एडमिशन में हम उनके साथ रियायत करते हैं। ये क्या है? ये जो रिजर्वेशन दे रहे हैं, रिजर्वेशन करके हम उनके साथ सामाजिक न्याय कर रहे हैं। इसको कहते हैं सोशल जस्टिस। वो कमजोर हैं तो उनको हमको बराबरी पर लाना है। सोशल जस्टिस कैसे किया जाएगा? हम उनको शिक्षा में हम उनको रियायत करेंगे, कम फीस में, और आरक्षण देंगे उनको एडमिशन में, ताकि भटके ना, उनका एडमिशन सुरक्षित किया जा सके। अनुच्छेद 16 बता रहा है कि हम सरकारी नौकरियों में उनको जो है रिजर्वेशन देंगे, ताकि उनको जॉब मिले और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, और उसके साथ उनकी धीरे सामाजिक स्थिति भी बेहतर होगी। जो किसी व्यक्ति के पास शिक्षा का अच्छा स्तर उसको मिलेगा, उसको जो है अच्छा रोजगार मिलेगा, तो जो वो सोशली जो बैकवर्ड है, वो बैकवर्ड से क्या होगा, अपने जो है एडवांस स्टेज में आएगा, और वो समाज में एक समानता की स्थापना करेगा, माने एक समरूप समाज की स्थापना होगी। तो देखो, मूल अधिकार जाने तो इसलिए जाते हैं कि यहाँ पर जो है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। सरकार को नियंत्रित किया जाता है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं करेगी। अगर सरकार या राज्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन करती है तो सरकार पर अंकुश लगाया जाता है, उसको नियंत्रित किया जाता है। तो मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं मूल रूप से। बेसिकली फंडामेंटल राइट जो है राजनीतिक न्याय कर रहे हैं,
राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं, मगर फंडामेंटल राइट सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय भी कर रहे हैं। ये बात समझ आ रही है? हालांकि सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए एक अलग जो है अध्याय है, एक अलग भाग है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये बेसिकली सामाजिक और आर्थिक न्याय ही कर रहे हैं। संविधान का भाग 4 जिसको हम कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनकी पहचान, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है कि सामाजिक आर्थिक न्याय कर रहे हैं। और मूल अधिकार की जो विशेषता है, मूल अधिकार की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि ये राजनीतिक न्याय कर रहे हैं। मगर ऐसा नहीं कि मूल अधिकार सिर्फ राजनीतिक न्याय ही कर रहे हैं, मूल अधिकार में भी जो है कई जगह आरक्षण के माध्यम से हम सामाजिक और आर्थिक न्याय करते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 16 में हम देखेंगे, हर व्यक्ति को अवसर की समता दी जा रही है, मगर उसके साथ साथ पिछड़े कमजोर वर्ग को नौकरियों में और पदोन्नति में भी, प्रमोशन में भी हम रिजर्वेशन देते हैं। इस प्रकार से हम सामाजिक और आर्थिक न्याय करते हैं। लेकिन पदोन्नति में क्या है? मतलब प्रमोशन, प्रमोशन भाई ये होता है, ये माना जाता है कि मान लीजिए हमने आपको नौकरी दे दी, अपॉइंट कर दिया, आपको अपॉइंटमेंट मिल गया, अब ये होगा ये तो कोटे से आया है, ये तो रिजर्वेशन से आया है, ठीक है। अब वहां पर उसको अब मौके नहीं दिए जा रहे, वहां पर उसके भेदभाव किया जा रहा है, हमको वहां पर उसको अवसर की क्षमता नहीं मिल रही है, उसको नौकरी तो मिल गई लेकिन वहां पर उसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो वहां पर उसको आरक्षण देकर वहां पर भी हम उसको जो है अरुचा उठाएंगे। सीधा सिंपल सा एक फंडा है, जो टैलेंटेड है उसी को चाहिए, चाहे हाँ ईडब्ल्यूएस सब में लगेगा, हम लोग बोलना चाहिए संविधान में। चलिए, तो अनुच्छेद 16 जो है क्या कहता है? लोक नियोजन और स्वतंत्रता। तो ये कहता है कि जब किसी लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समता प्रदान की जाएगी, किसमें? सरकारी नौकरियों में, ठीक। तो इसका जो क्लॉज फर्स्ट है, आर्टिकल 16 का क्लॉज फर्स्ट, अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन में, लोक नियोजन में अवसर की समता, ठीक। देखिए 16 क्लॉज फर्स्ट क्या कहता है? देखिए, इट प्रोवाइड्स equality of opportunity, it provides for equality of opportunity for all citizens, it provides for equality for opportunity for all citizens in matter of employment and appointments to the office अंडर द स्टेट। देखिए, राज्य के अधीन पदों पर, राज्य के अधीन पदों पर नियुक्तियों और नियोजन में सभी नागरिकों को अवसर की समता प्रदान की जाएगी।
ये क्या है? यह इक्वलिटी बिफोर लॉ है ना? हर कोई समान है। सभी नागरिकों को अवसर की समता प्रदान की जाएगी, यही तो इक्वलिटी बिफोर लॉ है। अब क्लॉज 2 क्या इसका? क्लॉज 2 लिखिए। हाँ हाँ, तो हाँ हाँ, नागरिकों को अंडरलाइन कर लीजिए, नागरिकों को आप अंडरलाइन कीजिए, नागरिकों को। अब देखो दूसरी बात ये बता रहा है, अब जिसका क्लॉज 2 ये बताता है, यहां तो बताया कि सभी नागरिकों को अवसर क्षमता प्रदान की जाएगी। अब इसको थोड़ा और क्लैरिफाई किया गया है। क्लॉज 2 में कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों के साथ जो सरकारी पद हैं, जो सरकारी नियुक्तियां हैं, वहां पर इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन आधारों पर उनके ऊपर कोई अपात्रता, कोई अयोग्यता नहीं लादी जाएगी। कौन सा आधार है? उन्होंने 5 गांव बताए। 16 एक में बताता है अवसर की क्षमता सबको दी जाएगी है? ये बताता है सभी नागरिकों को अवसर की समता। ठीक, 16 क्लॉज एक ये बताता है, 16 क्लॉज 2 ये आपको बताता है, 16 क्लॉज 2 आपको ये स्पष्ट कर रहा है, इसी को क्लैरिफाई कर रहा है कि कुछ ग्राउंड्स हैं, उन ग्राउंड्स के आधार पर किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो ग्राउंड्स क्या हैं ये जानना जरूरी है। देखिए अनुच्छेद 15 में कितने ग्राउंड बताए गए थे? 5 ग्राउंड कौन कौन से हैं? नाम हाँ बताइए। धर्म है, जाति, मूल उसे धर्म है, मूल वंश है, जाति है और जन्म स्थान। माने सिर्फ इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 ये कहता था, इसके अलावा अन्य आधार पर आप भेदभाव कर सकते हैं, निवास के आधार पर। ठीक, अब 16 को क्या कर रहा है? 16 बता रहा है धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 2 ग्राउंड और बता रहा है प्लस उद्भव, वंशक्रम, इसको कहते हैं वंशक्रम, और दूसरा है निवास। निवास के आधार पर भी भेदभाव नहीं करोगे। ये हमें भी कंफ्यूजन होता है कि उद्भव का मतलब क्या है। उद्भव का अर्थ है कि उनके दादा या उनको क्या कहां से आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो उनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक, ये नहीं, पहले समझ लीजिए, सब समझ लीजिए तब लिखिए। तो आप ये याद रखना, यहां पर 2 ग्राउंड और बढ़ गए हैं। ये सारे ग्राउंड तो ऑलरेडी हैं, सिर्फ धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी नागरिक के साथ, विदेशी के साथ कर सकते हैं। ठीक, तो क्लॉज 2 ये बताता है, इसी को तो क्लैरिफाई कर रहा है। यहां पर कहा नॉर्मल बात कही, किसी भी नागरिक, भारत के सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समता दी जाएगी। इसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं कि इन 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 ये 7 ग्राउंड्स पर किसी भी नागरिक के साथ सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखिए, ये अनुच्छेद 16 का क्लॉज 1, अनुच्छेद 16 क्लॉज 2 ये क्या है? ये इक्वलिटी बिफोर लॉ है कि नहीं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अनुच्छेद 14 जहां पर बहुत जनरल सेंस में कहा गया था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, उसी को यहां पर्टिकुलर केस में अप्लाई किया जा रहा है। यहां सरकारी नौकरी में इक्वलिटी बिफोर लॉ को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, अनुच्छेद 14 का ही ये विस्तार है, उसी का एक्सटेंशन है। देख लीजिए, सरकार के अधीन पदों, सरकार के अधीन माने राज्य के अधीन पदों और नियुक्तियों के मामले में, राज्य के अधीन पदों और नियुक्तियों के मामले में किसी भी नागरिक
किसी भी नागरिक के साथ निम्न आधारों पर, किसी भी नागरिक के साथ निम्न आधारों पर ना तो भेदभाव किया जाएगा, ना उसे अयोग्य माना जाएगा। ना तो भेदभाव किया जाएगा, ना उसे अयोग्य माना जाएगा। ठीक। अब वो किन आधार, क्या आधार है ये लिख लीजिए। सिर्फ धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान, उद्भववंश का निवास, इसको नोट कर लीजिए। वो आधार क्या है? वो सिर्फ ये आधार हैं, सिर्फ धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान प्लस उद्भव वंशक्रम और निवास। इसको कहते हैं ओरिजिन। इसका जो इंग्लिश है वो है ओरिजिन। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ओरिजिन एंड रेजिडेंस। ठीक। ओनली ऑन दीज ग्राउंड्स नो सिटीजन shall be liable to be ineligible or discriminated against। हटा दे सर। ये जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ है। अब इसका यहां शुरू होता है एक्सेप्शन। ठीक। जो है, जो एक्सेप्शन होगा वो क्या होगा? वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की ओर इशारा करेगा। बात समझ आ गई? अब जो इसके लिखिए अपवाद। अपवाद होगा 16x3। अब अपवाद शुरू होगा। एक्सेप्शन। आप देख रहे हैं कि हर मूल अधिकार के साथ अपवाद जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, फिर कहते हैं इसका एक्सेप्शन है गवर्नर, प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली माने एमएलए। तो आप ये देखिए कि एक तरफ हम अधिकार देते हैं और दूसरी तरफ हम अपवाद डाल के उसका उल्लंघन कर देते हैं। इसीलिए तो अपवाद करते हैं। फिर देखिए हमने अनुच्छेद 15 में कहा कि जो है इन 5 ग्राउंड पर कि कोई लड़की है कि लड़का है, जाति का है या धर्म का भेदभाव नहीं करेंगे। और फिर हम कहते हैं स्त्रियों के लिए हम विशेष व्यवस्था करेंगे, एससी एसटी ओबीसी के लिए व्यवस्था करेंगे। फिर अपवाद डाल दिया, माने आप यहां का ऐसा नहीं करेंगे और फिर अपवाद करके उसका आपने उल्लंघन कर दिया। नहीं, हर जगह है। उसके बाद फिर देखिए अनुच्छेद 16, हर नागरिक के साथ कोई भेदभाव, सबको अवसर की समता दी जाएगी और इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेंगे। और फिर अपवाद शुरू कि जो है हम यहां भेदभाव करेंगे, यहां भेदभाव करेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मूल अधिकार जो है, इस बात को अब ध्यान दीजिए, जो एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है कि मूल अधिकार जो है अब्सोल्यूट नहीं है। अब्सोल्यूट वो होता है जिसका कोई अपवाद नहीं होता। हमने दिया है तो बस दिया है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। हम मूल अधिकार दे रहे हैं कि सब समान है और धीरे से कहते हैं मगर यहां पर जो है उनका साथ विशेष व्यवहार। तो मूल अधिकार अब्सोल्यूट नहीं है। हिंदी में कहते हैं मूल अधिकार आत्यांतिक नहीं है। हिंदी में ये शब्द मिलेगा, नाम सुना है, माने अब्सोल्यूट।
हिंदी शब्द मिलेगा आत्यांतिक, आत्यांतिक। इसको इसको अभी बता, इसको इसका एक और हिंदी में नाम है निरपेक्ष। मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अप्रतिबंधित, असीमित, असीमित। इनकी सीमाएं हैं, सीमित कर दिए जाते हैं। और अंग्रेजी शब्द है बस एक, अंग्रेजी के लिए शब्द है, क्या शब्द बताइए? अब्सोल्यूट। मूल हिंदी में कहेंगे मूल अधिकार अब्सोल्यूट नहीं है, हिंदी में कहेंगे मूल अधिकार आत्यांतिक नहीं है, मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है, या मूल अधिकार असीमित नहीं है, माने प्रतिबंधित हैं। ये बात, ये स्टेटमेंट खूब रट लीजिए, इसको कई तरीके से आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि निम्नलिखित स्टेटमेंट्स में से क्या सही है। सकारात्मक? ऐसा तो कोई प्रश्न नहीं कि सकारात्मक, हमें दिखाई ना सकारात्मक। ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है, सकारात्मक माने निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है। नहीं, ऐसा कोई इस प्रकार का कोई जो है स्टेटमेंट ही नहीं है, और ना ही ऐसा कोई प्रश्न है। अब इधर ध्यान दीजिए, अब इधर ध्यान दीजिए कि मूल अधिकार देखिए, क्योंकि उसके अपवाद हैं, इसका जो फंडामेंटल राइट्स है वो अब्सोल्यूट नहीं है, ठीक। क्योंकि देखिए उसमें उनके अपवाद है, मन उसको हिंदी में कहेंगे आत्यांतिक नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, असीमित नहीं है, ठीक। दूसरी चीज देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जो है अपने नेचर में नेगेटिव है। इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए हम ये कहें कि जो है मिस्टर एक्स बहुत अच्छे इंसान हैं, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। हम सिर्फ बात को यूं कह रहे हैं मिस्टर एक्स गंदे इंसान नहीं है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव सेंटेंस है। मिस्टर एक्स गंदे इंसान नहीं है, बात एक ही है ना, भावना अच्छी है, लेकिन एक जगह हम अफर्मेटिव होकर बात कर रहे हैं, एक जगह निगेटिव होकर बात कर रहे हैं। तो जो मूल अधिकार है अपनी प्रकृति में निगेटिव है कि राज्य, देखिए अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है? राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता से वंचित नहीं करेगा। अरे सीधे ऐसे भी तो कह सकते थे कि राज्य सभी को कानून के सामने समानता देगा। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता से वंचित नहीं करेगा, किसी व्यक्ति को कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। आप ऐसे बोल सकते थे राज्य किसी भी प्रत्येक व्यक्ति को कानून का समान संरक्षण देगा और कानून के सामने समानता का व्यवहार करेगा। नेगेटिव बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 15 देखिए, राज्य द्वारा किसी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहां पर निगेटिव बात करें कि नहीं? हम ये भी कह सकते थे इन आधारों पर हर एक को समान व्यवहार किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में हम कह रहे हैं, 16 में क्या कह रहे हैं कि इन 7 आधारों पर किसी नागरिक के साथ लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जाएगा या उसको अयोग्य नहीं माना जाएगा। कहना यह चाह रहे हैं मूल अधिकार को अगर आप देखिए ये क्या है, इनकी प्रकृति क्या है? नकारात्मक है, ठीक। इतना समझा के ये स्टेटमेंट्स आपको खूब अच्छे से समझने हैं कि मूल अधिकार नकारात्मक है, मूल अधिकार अब्सोल्यूट नहीं है, माने आत्यांतिक नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, ठीक, असीमित नहीं है। मूल अधिकार हमको राज्य के विरुद्ध उपलब्ध कराए गए हैं। ये बात समझ आ रही है? मूल अधिकार राज्य, ये जो स्टेटमेंट है अभी आखिरी, जब मूल अधिकार का चैप्टर खत्म होगा तो हम आखिरी में आपको मूल अधिकार की जो विशेषताएं हैं ये लिखाएंगे कि ये राज्य के विरुद्ध उपलब्ध हैं, ये नकारात्मक हैं, ये असीमित अर्थात अब्सोल्यूट नहीं है। यहां नहीं, इनके डिसएडवांटेज नहीं होते हैं।
जो हमें जो चीजें दी जा रही है उसका डिसएडवांटेज कैसे हो सकता है? इनको हमने बस हल्का सा चर्चा की है ताकि जब दोबारा हम इसको पढ़ाएंगे तो आपको तो समझ में आ जाएगी बात। ठीक, नहीं तो हम तो देर से आए थे थोड़ा सा है, तो हम जो है 10 मिनट 15 मिनट अभी और पढ़ाएंगे, आधा घंटा पढ़ा देंगे, बस आप तैयार रहिए। 16:03, अच्छा 16:03 अब यहां से अपवाद शुरू होता है। ये बताता है, देखिए यहां ये बताया गया है कि हमने अभी कहा था कि जब निवास स्थान के आधार पर, निवास के आधार पर सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, नौकरियां सभी के लिए खुली है। ठीक, अनुच्छेद 16 बताता है कि संसद को अधिकार है, संसद को माने पार्लियामेंट को, जहां पर योगी की जो विधानसभा है उसको अधिकार नहीं है, संसद, केंद्रीय संसद को अधिकार है कि किसी राज्य की किसी नौकरी में या संघ राज्य क्षेत्र की किसी नौकरी में निवास की शर्त लगा दे। माने संसद कल को कानून बना कह सकती है कि लद्दाख में जो नौकरी निकलेगी उसमें भारत के नहीं, सिर्फ लद्दाख के निवासियों को लिए ही होंगी। संसद से कानून बना सकती है। क्यों? अगर उसको लगता है कि लद्दाख में जो नौकरियां तो है ही नहीं ज्यादा और जो निकलती भी हैं तो मान लीजिए हम दूसरे लोग जाकर वहां पर नौकरी कर लेंगे तो लद्दाख के लोग कहां जाएंगे? तो संसद ऐसा कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 16 कहता है कि निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन अनुच्छेद 16 का क्लॉज 3 कहता है कि अगर संसद चाहे तो कानून बनाकर, संसद विधानसभा नहीं, उनको अधिकार नहीं दिया गया है, संसद चाहे तो कानून बना करके किसी राज्य की या संघ राज्य क्षेत्र की या किसी लोकल बॉडी की, जैसे पंचायतें हैं, नगर निगम, किसी राज्य में इस प्रकार की कोई संस्थाएं हैं, में किसी पद के लिए किसी जो है नियुक्ति में जो है निवास की शर्त लगा सकती है। देखिए मान लीजिए छत्तीसगढ़ में कोई वैकेंसी आती है और वो वैकेंसी वहां किस प्रकार की, जहां पर हम चाहते हैं कि जनजाति लोग इसको करें, वहां जनजाति का एरिया है छत्तीसगढ़ में और लगता है कोई दूसरे लोग उसको अच्छा कर नहीं पाएंगे, तो हम ऐसी शर्त लगा सकते हैं, हम माने संसद, कि यहां पर जो इस प्रकार की खास नौकरियां आ रही हैं यहाँ के पंचायतों में, यहाँ के स्थानीय स्तर पर, उस नौकरी में वहां के जो जनजाति लोग हैं, वहां के जो निवासी जनजाति हैं, उन्हीं के लिए आरक्षित रहेंगी, कोई दूसरा उसके लिए अप्लाई ना करे। ठीक, तो ऐसे बस संसद ने कानून बनाया था, मगर नहीं छत्तीसगढ़ के नहीं, कुछ खास राज्यों के लिए 1957 में, और वो कानून अब खत्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, तो आज ऐसा कोई कानून नहीं है। मगर आज भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ऐसे कानून हैं कि कुछ खास नौकरियों में वहां के निवासियों को ही जो है भर्ती रखा जाता है, दूसरों को अप्लाई नहीं करने दिया जाता है, क्योंकि संसद ने कानून बनाया है और संसद कानून बना के ये निश्चित कर सकती है कि इन नौकरियों में हम स्थानीय निवासियों को ही वरीयता देंगे। तो लिख लीजिए, हैं? बता दो ना, बता देखो। अपवाद से नहीं समझ सकते, जो बात सीधी सीधी करी गई वो सीधी है, जो बात टेढ़ी टेढ़ी गई वो अपवाद हो गया। ये बात एक्चुअली अकेले एक बात कह के सारी चीजों को टैकल नहीं किया जा सकता, तो कुछ अपवाद रखने पड़ते हैं। जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ से हमने बताया ना कि कोई समानता नहीं ला सकते, तो हमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लाना पड़ेगा। उस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को लाने के लिए तो अपवाद रखे जा रहे हैं, तो समानता कैसे आएगी? मतलब जरा जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहे हैं उनके पास कोचिंग की अच्छी सुविधाएं हैं, उनको वहां जॉब की अच्छी सुविधाएं हैं, उनके पास पैसा है, उन्होंने तैयारी की कंपटीशन की, और जाकर छत्तीसगढ़ के दूर दराज के क्षेत्र में जो जनजाति जहां पर अप्लाई कर रहे थे वहां फॉर्म भरा, जनजाति तो उनका मुकाबला कर नहीं पाएंगे, उनको नौकरी मिल जाएगी, जनजाति तो पिछड़ नहीं जाएगा। तो हम ऐसा नहीं कर देंगे कि यहाँ की जॉब के लिए हम यहाँ के जनजातियों को ही हम अप्लाई करने देंगे। आप बताइए, ठीक, कोई रेस हो रही है और रेस में जो है कुछ विकलांग लोग हैं तो उनकी हम अलग रेस करवाते हैं और कहते हैं इसमें आप नहीं भरेंगे, इसलिए सिर्फ इन्हीं के लिए रेस है, इन्हीं को हम जो है इन्हीं के बीच खेल में हार जीत होगी।
उसी प्रकार से ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के लिए ये अपवाद रखे गए हैं। लिख लीजिए, संसद संसद कानून द्वारा संसद कानून द्वारा संसद कानून द्वारा ब्रैकेट लिखिए ना कि विधानसभाएं, ब्रैकेट लिखिए ना कि राज्य विधानसभाएं, ब्रैकेट में ना कि राज्य विधानसभाएं, ब्रैकेट बंद। इतनी बात समझ आ गई ना? ये अथॉरिटी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। संसद कानून द्वारा किसी राज्य संसद कानून द्वारा किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य के अधीन पदों या नियुक्तियों राज्य के अधीन पदों या नियुक्तियों राज्य के अधीन पदों या नियुक्तियों के लिए उसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के निवासी होने की शर्त उसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के निवासी होने की शर्त लगा सकती है। कोई होने की शर्त कंडीशन लगा सकती है। बात कुछ समझ आ गई? तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? कोई कंफ्यूजन? सीधी सीधी बात है ना? फिर देखिए 16(4) क्या कहता है? 16(4) ये कहता है, देखिए हमने एक शब्द का प्रयोग किया है, कंडीशन। द पार्लियामेंट देखिए 16(4) ये बता रहा है, हमने शब्द का प्रयोग किया राज्य के अधीन, माने राज्य के अधीन करते हैं सरकारी पद की बात कर रहे हैं। माने 16 अनुच्छेद 16 के तहत जो नौकरियों की बात कही जा रही है, सरकारी नौकरियों के लिए बात की जा रही है, प्राइवेट नौकरी में कोई आरक्षण नहीं है। ठीक, तो हम सरकारी को हम कानूनी भाषा में ऐसे कहते हैं राज्य के अधीन पद। इसको और आसान भाषा में कहेंगे तो कहेंगे सरकारी पद। ठीक, तो प्रश्न बड़ा हो जाता है, राज्य के अधीन पद या नियुक्तियां, आप उसको समझिए। माने हम सरकारी पदों की बात कर रहे हैं, माने हाँ दोनों नहीं, अरे सरकारी पद जो है क्या, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है क्या सरकारी नहीं होती है? हाँ हर देखा ना, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लिखा ना। हाँ, लेकिन जब कितने राज्य हाँ, तो हमने प्रश्न समझ लिया क्या है, लेकिन उसका सही जवाब मेरे पास भी नहीं है, तो हमें सोचना पड़ेगा। तुम्हारा ये प्रश्न है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, हाँ ये, तो ये चीज हमें भी कंफ्यूजन, क्योंकि ये चीज है उस वहां पर जैसे मैं यूपी की हूँ, अगर सर मैं एमपी में करूँगी तो टीचर्स का और वहाँ पे पेपर तो अच्छा जो लोग मिला है वो ठीक है ना। अगर तुम आप आईएएस पे करोगे तो वहाँ थोड़ी होगा कि नहीं कर सकते, तो ऐसा हम लोग ने देखा कर सकते हैं सर, कर सकते हैं किसी भी स्टेट में। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है सभी स्टेट के लोग, लेकिन जो स्टेट वाले होते हैं उसमें आरक्षण मिल जाता है। आरक्षण ज्यादा मिलने के बाद सर वो भी कर सकते हैं जनरल कैटेगरी। हाँ 16(3) 16(4) में आइए,
देखिए 16/4 का टाइम कितना, टाइम बताइए? 11:08 है। देखिए 16/4 में 16/4 यही मेन बात है जो हम लोग को आरक्षण मिलता है, ये 16/4 है। 16/4 ये बता रहा है कि जो है जो सरकारी पद हैं, राज्य के अधीन जो पद हैं, राज्य के अधीन जो नियुक्तियां हो रही हैं, उनमें पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जा सकता है उन पदों पर, उन नियुक्तियों पर, अगर सरकार के अधीन पदों में उनकी पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। सरकार को यह लगता है कि जो सरकारी नियुक्तियां हैं, जो सरकारी पद हैं, उनमें इन पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं आ पा रहा है, तो उन पदों पर जो है उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो जो रिजर्वेशन हम लोग को मिलता है सरकारी नौकरी में, हम लोग माने जो उसके जो है कैंडिडेट हैं जिनको मिलता है, तो उनको जो है अनुच्छेद 16/4 के तहत ही मिलता है। ठीक, इसको लिख लीजिए, फिर इसको हम खत्म कर रहे हैं, खत्म ना नहीं, क्लास बंद कर रहे हैं। हाँ, अभी 4 में जो है, इसके बाद में जो है कई जो है इसमें संशोधन किए गए, तो 16/4A आया, 16/4B आया। ठीक, उसके बाद फिर आगे आया, फिर आया 16/4 के बाद जो है 16/5 आया, फिर 16, ये सब संशोधन से आए हैं, 4/6 आया। मूल संविधान में जो है सिर्फ यही तक था। बाद में 16/4 क्लॉज ए जोड़ा गया, फिर 4B जोड़ा गया, फिर 5 जोड़ा गया, फिर 6 जोड़ा गया, सब। हाँ हाँ, ये चीजें हाँ, ये सारे पार्ट आपको पहले बताए गए थे क्या, जब आपने आर्टिकल 16 पढ़ा था? क्लॉज भी नहीं बताए गए थे, एक ही पैरा में पूरा आर्टिकल खत्म कर दिया था। मैं वही बता रही हूँ, नानी का सम्मान वही लाइन में लिखी रहती है, ऊपर वही बता के खत्म। नहीं, ये लाइन ही थोड़ी थी, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर दी ना, 2-3 लाइन। हाँ, हम समझ गए। देखिए जल्दी से लिखिए, तुरंत लिखिए। राज्य के अधीन पदों और नियुक्तियों में, राज्य के अधीन, राज्य मैंने सरकारी पद की बात की जा रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो। ठीक है, राज्य के अधीन पदों और नियुक्तियों में पिछड़े वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। यदि उन पदों और नियुक्तियों में पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, ये पूरी बात समझ आ गई? यहां ये बात कहा गया कि आरक्षण दिया जा सकता है अगर लगता है कि इन सरकारी पदों में इन पिछड़े लोगों का पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इन लोग सिलेक्शन नहीं पा रहे हैं, लग रहा है। ठीक, तो ये सरकार को ये अधिकार दिया गया है कि अगर उसको लगता है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है आरक्षण, आरक्षण जो है मूल अधिकार नहीं है। ठीक,
सरकार को अगर लगता है कि इस सरकारी पदों में इन पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। जब कहते पिछड़े वर्ग, यहां पिछड़े वर्ग में सिर्फ 3 लोग शामिल हैं, ओबीसी, ठीक। यहां लिखा नहीं गया पिछड़े वर्ग में कौन होंगे, लेकिन इन पिछड़े वर्ग में जो कौन कौन आ जाएगा, एससी, एसटी और ओबीसी।